स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, and my name is Divakar Bothra. As far as sociology is concerned, as far the report of UPSC is concerned from of past 2 years, sociology is one of the highest taken optional in UPSC mains. During my time, sociology was famous, but it was not famous as it is today. लेते थे लोग सोशलॉजी, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऑप्शन ज़्यादा लिए जाते थे। ऐसा क्या हो गया कि सडनली लोग सोशलॉजी की तरफ शिफ्ट करने लगे? ऑब्वियसली सोशलॉजिकली बताऊं तो यस, देयर इज वन रीजन दैट व्हेन द पीपल largely start taking a particular optional, and when people largely number of selection increases, automatically it creates an impression in the minds of newcomers in order to go towards sociology. There may be certain people who are watching this video may be confused about कि सोशलॉजी लूँ या नहीं लूँ। अरे मार्केट में अच्छी स्कोरिंग आ रही है, टॉपर्स आ रहे हैं, सोशलॉजी ले लेता हूँ मैं। कोई भी डिसिप्लिन सेलेक्ट करने से पहले ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज योर यूपीएससी मेंस इज कंसर्न्ड। बिफोर स्टार्टिंग any optional or choosing any optional, there are certain facts and points which you need to keep in your mind. I'm saying you this from my past experience of 4 interviews and 8 years of teaching experience in sociology and other GS aspects. डिसिप्लिन कई बार लोग बोलते हैं वो लेना चाहिए जो अच्छा लगता है। ऑल दीज आर फैड्स एंड गिमिक्स। अरे अच्छा लगता है का क्या कॉन्सेप्ट है यार? क्या जिंदगी भर सोशो पढ़नी है क्या? मुझे जो अच्छी लगे, या पबार्ड पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एंथ्रो पढ़ना है? मेरा गोल क्या है? बी फोकस्ड एज फार एज योर गोल्स आर कंसर्न्ड। कि एग्जाम क्रैक करना है। इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है जब चीजें समझ में आने लगे। तो लोगों ने ये एक ऐसी चीज बना रखी है कि जो अच्छा लग रहा है वो करना चाहिए। नहीं, टेक्निकली चीजें जब करने लगो तो अच्छी लगने लगेगी, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। आज तक आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि चीजें समझ में आ रही है लेकिन फिर वो अच्छी नहीं लग रही है? किसी के साथ भी टेक्निकली ये हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको अच्छा नहीं लगता है। यार ये कोई करियर नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है कि चूज करना है मुझे कि जिंदगी भर मुझे यही जॉब करना है तो अच्छा लगना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यू वुड हैव टू गॉडडैम स्टडी फॉर 6 months, मूव आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल एंड गेट सेलेक्टेड एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज इन द जॉब। तो ये सारी चीजें ना साइड में रखो। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आए हो, धक्के खाने पड़ेंगे यहाँ पे। You would have to largely, burn yourself in order to get out of this process. तो वो जर्नी कितनी आसान की जा सकती है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियो या पॉल साइंस आंख बंद करके ले लिया जाए कि अच्छा बाद में लगता रहेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ अच्छी चीज लग रही है उसके बेसिस पे नहीं होता है। हेल्दी फूड्स अच्छे नहीं लगते लेकिन खाने से फायदे होते हैं या नहीं? यस होते हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है लेकिन उसके फायदे नहीं, नुकसान होते हैं। तो ये अच्छा बुरा वाला कॉन्सेप्ट साइड में रखो, उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस मत दो। एक एस्पेक्ट बनाओ चूजिंग एन ऑप्शनल। डोंट मेक इट एज द ओनली बेसिस ऑफ चूजिंग योर ऑप्शनल कि सर मैंने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ी, मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगी। अरे यार, एनसीईआरटी एक अलग चीज है। स्कूल बच्चों की स्कूल लेवल पे आप पढ़ के ऑप्शनल जो मास्टर्स लेवल के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं डिफिकल्ट, तो ऑप्शनल चूज कैसे किया जाए? ऑप्शनल को चूज करने का अलग तरीका होता है एक। बट मैं यहां पे प्रिसाइजली ये बताना चाहता हूं कि सोशलॉजी में क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अगर किसी का कंफ्यूजन ये है कि मुझे सोशलॉजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज के क्राइटेरिया से आई कैन बेट ऑन वन थिंग, दैट योर अंडरस्टैंडिंग वेदर यू शुड बी टेकिंग सोशलॉजी और नॉट would be drastically and amply clear in next 20 minutes. I assure you that. Sociology is a discipline which requires analytical skills. Your analytical skills should be very strongly developed. अब ये मतलब नहीं है कि बचपन से मेरे में analytical skills है, किसी में नहीं होता है। आपको analytical skill develop करने पड़ते हैं where your mentor largely tells you how to think. वेबर को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, वेबर को समझाया इस तरीके से जाता है कि आपको आसपास वेबर कैसे दिखने लगे, या मार्क्स फॉर दैट मैटर, या पार्सन्स फॉर दैट मैटर। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर लोगों को पार्सन ठीक से समझ में, पार्सन अच्छा नहीं लगता। क्यों?
बिकॉज पर्सन ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता है। सोशल एक्शन अप्रोच जो 2008 के बाद में सिलेबस में नहीं है, वहां से हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों यार, मुझे पैटर्न वेरिएबल और सोशल सिस्टम पढ़ना है। तो जब पर्सन लोगों को समझ में नहीं आता तो लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता तो उसके ऊपर स्कोरिंग नहीं होती। और यूपीएससी को अच्छे से पता है कि आपको पर्सन अच्छा नहीं लगता, तो वो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। 2019 एकमात्र ऐसा साल है जहां पे पर्सन को पूछा नहीं गया। टेक्निकली हर साल एक क्वेश्चन आता है पर्सन के ऊपर, कंपलसरी या चॉइस, और जहां पे चॉइस वाले में आता है बाकी दो क्वेश्चन बहुत आसान देता है, बिकॉज यूपीएससी नोज कि ये लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि पर्सन की क्लियरिटी नहीं है। तो चीजों में क्लियरिटी होनी जरूरी है। तो पहली चीज तुम्हें सोशियोलॉजी ये समझनी पड़ेगी कि एनालिटिकल डिसिप्लिन है। मतलब क्या है सर इसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करूं तो शायद तुम्हें मतलब समझ में आएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सीधा सीधा डिसिप्लिन है। 4 अटेम्प्ट मैंने सेकंड ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही दिए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पे ज्यादा एनालिसिस नहीं है, कोई कमिटीज, कमीशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स, रेगुलेशंस है, उनके हिसाब से लिखना है। वे फॉरवर्ड के अंदर थोड़ी सी सहूलियत आपको मिलती है कि आप उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सको। सोशियोलॉजी में देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट। सोशियोलॉजी में एक चीज कही जाती है कि सोशियोलॉजी इज एड हॉक। I'll repeat, sociology is considered as ad hoc. Ad hoc का मतलब क्या है? परमानेंसी नहीं है। और परमानेंसी नहीं है तो मतलब क्या है? जो क्वेश्चन का आंसर तुम 3 साल पहले लिख रहे थे, हो सकता है आज वो क्वेश्चन ही गलत, आंसर ही गलत हो जाए कंटेक्स्ट के अंदर। एड हॉक का मतलब है परमानेंसी नहीं है। जिस चीज में परमानेंसी नहीं होती है वहां पे देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स कि सोशियोलॉजी का एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। First, sociology is deeply analytical subject, which I've already made it clear. You would require analysis skills, but don't fear with that. Analytical skills could be developed. In my last attempt, I took sociology in 2012, but the point remains this, that despite studying public administration for 6 years, I started teaching sociology. Why? That analytical skills once developed, आपको sociology में content को पढ़ना नहीं पड़ता है। फिर एक बार clarity develop हो गई, then there is no point of in-depth reading. So first point which should be kept in your mind is this, that the sociology is a deeply analytical subject, but these analytical skills can be developed. I'm standing in front of you as an example of it. मैंने मेरी मास्टर्स भी मेरे अटेम्प्ट खत्म होने के बाद की टेक्निकली सोशियोलॉजी के अंदर। नाउ कमिंग इनटू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू स्कोर एज फार एज द सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड कीप इन माइंड एज फार एज द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनको मास्टर्स या पीएचडी करनी है, दिस इज नॉट फॉर देम। यूपीएससी में अगर आपको स्कोरिंग करनी है सोशियोलॉजी में, कुछ प्री रिक्विजिट या फंक्शनल प्री रिक्विजिट है सोशियोलॉजी में। दोज आर द फर्स्ट पॉइंट। Let's take the most important point first. This is the thumb rule which I have followed and which I feel everybody would have to follow in order to get those 300 plus marks. 300 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे सोशियोलॉजी में या आपके ऑप्शनल में, इफ यू वांट टू गेट इनटू एन ऑल इंडिया रैंक। द फर्स्ट रूल इन सोशियोलॉजी इज एनालाइज मोर देन यू राइट, और रिवर्स में करूं, राइट मोर देन यू रीड, एनालाइज मोर देन यू राइट। टेक्निकली फोकस स्टूडेंट्स का हमेशा रहता है। आप अपने आप को इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट पूछो कि आपका हमेशा फोकस रहता है, अरे ये कंटेंट पढ़ लेते हैं, ये पास वाला ये किताब पढ़ रहा है, मैं भी ये किताब पढ़ लेता हूं, 2 पॉइंट मुझे दूसरे नहीं मिले, मैंने किताब चेंज कर दी। आपको फेथ ही नहीं है। क्यों? आपका फोकस सिर्फ रीडिंग पे है। अब ये रीडिंग पे फोकस क्यों होता है? मेरा पर्सनल एनालिसिस ये बोलता है कि पर्सन्स लार्जली से कि साहब मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट राइटिंग। टेक्निकली यू आर लिविंग इन व्हाट यू कॉल्ड एज योर ओन यूटोपियन वर्ल्ड। आप अपने यूटोपियन वर्ल्ड के अंदर रह रहे हो। क्यों? एक रीजन है उसका, ये कि यू हैव एक्सेप्ट द फैक्ट, फियर ऑफ राइटिंग। आपको डर लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीज
आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। तो आप क्या करते हो, इस राइटिंग को पोस्टपोन करते जाते हो, पोस्टपोन करते जाते हो। जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, एक क्वेश्चन अलग सा आया, आपको दिखा ये कंटेंट नहीं पढ़ा है, फिर आपने कंटेंट एनरिचमेंट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी कि नहीं मैं ये किताब भी पढ़ लेता हूं, मैं इग्नो भी पढ़ लेता हूं, मैं बीए भी पढ़ लेता हूं, मैं एमए भी पढ़ लेता हूं, हरलोम्बस भी पढ़ लेता हूं। वो एक्सरसाइज स्टॉप कब होगी? कभी अपने आप से पूछो, वेयर एग्जैक्टली यू विल स्टॉप एज फार एज द रीडिंग इज कंसर्न्ड। बिकॉज टेक्निकली कंटेंट से ज्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और जितनी राइटिंग स्किल्स करते हो उससे ज्यादा एनालाइज करो। कहने का मतलब, अगर 10 मिनट पढ़ रहे हो तो 15 मिनट लिखो, और 15 मिनट लिख रहे हो तो 20 मिनट एनालाइज करो। हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद में टेक अ पॉज ऑफ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ बाय रिकलेक्टिंग दैट एंड by largely applying it to the society near you, ताकि आपको समझ में आए कि यार अच्छा मैं ये कैसे अपने आप को पुट अप करके देख सकता हूँ, ये सिनेरियो कैसे ये सोसाइटी में फिलहाल एप्लीकेबल है। आपको एनालाइज पे फोकस करना है, बिकॉज वंस योर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट्स, योर एनालिटिकल स्किल डेवलप्स, योर राइटिंग वुड ऑटोमेटिकली गेट एनरिच्ड, एंड वंस योर राइटिंग इज एनरिच्ड, आप लेस पढ़ के भी ज्यादा बेटर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर, प्रूफ कैसे कर सकते हैं? वो आप पहले पॉइंट का कनेक्शन सीधा सीधा सेकंड प्री रिक्विजिट ऑफ सोशियोलॉजी पे है, दैट इज इन सोशियोलॉजी। ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। इन सोशियोलॉजी, usability of content is more important than the content itself. ये पॉइंट पूरी यूपीएससी में याद रखना अपने साथ जब तक तैयारी कर रहे हो। कंटेंट से ज्यादा कंटेंट की यूजिबिलिटी आना होती है। और कंटेंट की यूजिबिलिटी कैसे आएगी? साइकोलॉजिकल थियरी बोलती है कि वंस यू राइट समथिंग इट इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग इट 10 टाइम्स। साइकोलॉजिकल थियरी ही बोलती है, गूगल कर लेना, जहां पे You only remember that knowledge which you have written। अपने आप को 2 मिनट पॉज करके इस वीडियो को पूछो, जो चीज आपने पढ़ी और जिसकी राइटिंग कर ली वो चीजें हमेशा आपके साथ रहने लगी, और जिसकी राइटिंग नहीं की उसको रिकलेक्ट करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आई। तो इफ यू स्टार्ट राइटिंग एंड इफ यू एनालाइज से आपकी यूजेबिलिटी ऑफ कंटेंट बढ़ जाती है। यू स्टार्ट यूजिंग द सेम कंटेंट एट मल्टीपल प्लेसेस। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैंने मेरे ही एक वीडियो में यहां पे बताया है कि फेमिनिस्ट कितने टाइप के हैं। ये हमने थियरीज डिस्कस की थी कि फेमिनिस्ट कौन कौन से टाइप के फेमिनिस्ट है। लिबरल फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। थियरी में हमने ये चीजें डिस्कस की है कि इनमें अंतर क्या है, इनका मीनिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कहां पे एग्जिस्ट करती है। इसी कंटेंट को मैं 2016 के या 17 के क्वेश्चन के अंदर यूज करके बताता हूं। यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कीप्स द वुमेन डिस्कस एनी 2 कॉजेस फॉर वुमेन सबऑर्डिनेशन इन इंडिया। एग्जैक्ट मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं, बट एसेंस यही था क्वेश्चन का कि 2 कॉज बताओ जो वुमेन सबऑर्डिनेशन के मुख्य या प्राइमरी कारण हैं। ये थियरीज अगर किसी ने पढ़ी है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पे हम थियरी के बेसिस पे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने जिंदगी में एनालाइज नहीं की। अब अगर ये थियरीज किसी को पता है तो उसके पास 2 कॉज नहीं है, उसके पास टेक्निकली 6 कॉजेज है। जहां पे लिबरल फेमिनिस्ट बोलते हैं पैट्रियार्की सबऑर्डिनेट कर रही है, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट बोलते हैं कैपिटलिज्म सबऑर्डिनेट कर रहा है, रेडिकल फेमिनिस्ट बोलती है बायोलॉजी ऑफ वुमेन इज सबऑर्डिनेटिंग देम, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट बोलती है लैंग्वेज। आपको लिखने कितने थे? टेक्निकली 2, आपके पास है कितने? टेक्निकली 4 से 5। सो टेक्निकली इसी कंटेंट को मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया और मेरा परफेक्टली सोशियोलॉजिकल आंसर आ गया। एंड दैट इज वेयर आई से यूजेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट इटसेल्फ। आरके मर्टन की जब डिविएंस की थियरी पढ़ते हो तो उसको वहीं पे मत छोड़ो, उसको जीएच मीड से कनेक्ट करो, जहां पे एक पॉइंट आप आरके मर्टन से बना सकते हो। तो जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, सोशियोलॉजिकली लिखे कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज को जहां पढ़ी वहीं पे पढ़ी और वो क्वेश्चन पूछा गया तो आप सक्षम हो रिप्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो। ये यूजिबिलिटी बढ़ाओ कंटेंट की, कि एक ही कंटेंट को 5 तरीके से यूज करना अगर आपको आ गया तो 50 पॉइंट की जगह 10 पॉइंट पढ़ लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, बिकॉज योर आंसर विल अगेन रिमेन सोशियोलॉजिकल बाय यूजिंग दोस सेम थियरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स। लेकिन ये यूजिबिलिटी कंटेंट लाने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? ये फर्स्ट स्टेप,
इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पहले लिखेंगे। अगर पहला स्टेप नहीं है तो आगे के स्टेप्स पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, जहां पे बताया मैंने कि एनालिसिस करना स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स, कि एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है। इनफैक्ट वो जीएस और मेंस और एसेस और सोशियो हर जगह काम आएगा आपको, बिकॉज दैट विल चेंज द वेरी वे यू स्टडी। दैट 15 to 20 minutes video, if you just see, your entire way of studying would technically change. I am saying you this with my own experience, where I learned this through trial and errors, which costed me 4 different attempts in 4 different times. So usability content की important है कि मर्टन को वेबर में यूज किया, वेबर को मार्क्स में यूज किया या स्ट्रैटिफिकेशन में यूज किया, और वहीं पावर एंड पॉलिटिक्स को पेपर 1 में यूज किया और पेपर 2 से यूज किया। तो ये यूजिबिलिटी का एक और एडेड एडवांटेज क्या होगा? एडेड एडवांटेजेस, जैसे यूजिबिलिटी ऑफ कंटेंट आपको समझ में आने लगेगी, यू विल जस्ट सी कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग द कंटेंट, तीसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, नॉर्मली हम सोशियोलॉजी में देखते हैं, और इनफैक्ट आपके कोई आसपास के लोग तैयारी कर रहे हैं, आप खुद तैयारी कर रहे हो, तो आपका मेजर फोकस क्या रहता है पता है? आपका मेजर फोकस रहता है थिंकर्स का रट्टा मार लेता है। जिसको सोशियो पूछता हूं, थिंकर्स 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 थिंकर्स, ऐसा क्या है यार थिंकर्स में कि थिंकर्स पे ही आपका पूरा एसेंस है। उनके थॉट प्रोसेस आपको पता हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम लिखना है थिंकर्स का, मुझे नाम लिखने से मार्क्स मिलते तो शायद हर कोई रट्टा मार लेता इन थिंकर्स का। हिस्ट्री जो ले रहे हैं वो सोशियोलॉजी लेते क्योंकि दे आर गुड एट मगिंग थिंग्स अप। टेक्निकली थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, बट एक तरीका होता है इन थिंकर्स को लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल राइट as per Max Weber, as per Marxian perspective, as per Dahrendorfian perspective, as per feminist perspective, as per Mead's perspective, as per Durkheimian functionalist. अरे this is not how you write your answers. Your answers, बोमाई जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट का आर्टिकल 356 पे था, और उसकी फर्स्ट लाइन थी गवर्नेंस रिपोर्ट शुड बी स्पीकिंग डॉक्यूमेंट। सेम चीज आपके आंसर्स पे लगा देता हूं मैं। हमेशा पॉइंट रख लेना दिमाग में, सामने आईएएस लिखने से आईएएस नहीं होगा, ये पॉइंट्स दिमाग में रख के रखो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। क्या है? योर आंसर शीट इज अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट। आपका आंसर शीट इतना क्लियर होना चाहिए कि सेकंड ओपिनियन नहीं आए। क्यों? ह्यूमैनिटीज के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि हम कई बार लिखना कुछ और चाह रहे हैं और एग्जामिनर किसी और पर्सपेक्टिव से समझ रहा है। तो जो थर्ड पॉइंट मेरा है वो ये है कि यू शुड लार्जली फोकस ऑन नोवेल कंटेंट। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत सारी पिक्चरें देखी होगी आपने, नॉर्मली आपने एक चीज नोट की होगी, जो सस्पेंस वाली मूवीज होती हैं या फिक्शंस होती है, नॉन फिक्शंस बुक्स होती है, फिक्शंस जो होती है, जो मतलब नॉवेल्स पढ़ते हो आप, जो फिक्शन सस्पेंस वाला होता है, नॉन फिक्शन, उसमें क्या किया जाता है? आप हमेशा अटैच रहते हो उस किताब से, आपका ध्यान नहीं भटकता। वैसे ही पिक्चर में अप्लाई होता है। यहां पे नोवेल कंटेंट जब रहता है, इमेजिन करो, अभी आपको जस्ट एक सेकंड इसको पॉज कर देना इस पॉइंट के बाद में, कि अगर आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा याद रह गए, वो स्टेटमेंट टेक्निकली हमेशा वो रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया था। एग्जामिनर वुड बी करेक्टिंग 50 to 100 कॉपीज पर डे। ईच कॉपी वुड कंसिस्ट रफली अराउंड 60 पेजेस, 80 पेजेस। बिलीव इट, it's a daunting task. It's very annoying task to correct papers. Believe it, I'm saying you with an experience. क्यों? आपको बहुत सारी चीजें, 2-5 पेपर करेक्ट करने के बाद you largely start losing attention there. अब अगर मेरे को एग्जामिनर का अटेंशन खींच के रखना है तो मेरे पास सिर्फ एक तरीका है मेरे पेपर में, नोवेल कंटेंट। सर ये नोवेल कंटेंट का मीनिंग क्या है, समझाता हूं। नोवेल कंटेंट का मीनिंग, जैसे आपको अभी पूछा जाए, एक ही कुरुक्षेत्र से फैक्ट उठाया था। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी विल बी प्रोग्रेसिंग इन सोशियो। मेरा गोल सोशियोलॉजी तुम्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं होगा, मेरा मेजर फोकस रहेगा राइटिंग, एनालिसिस और फिर कंटेंट। क्यों? कंटेंट मार्केट में बहुत है यार। एक बार एनालिसिस और राइटिंग स्किल्स मैंने तुम्हें दे दी, दैट्स द एंड ऑफ इट। नोवेल कंटेंट, कुरुक्षेत्र में एक बार मैंने पढ़ा था
एक स्टेटमेंट, बोथ दी श्रम एंड शरीर ऑफ वुमेन इज एक्सप्लॉइटेड। अब यही मेरे पेपर में जब वुमेन वायलेंस पे क्वेश्चन आए तो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एसे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, कभी एक एसे पे वीडियो लेंगे कि एसे को अप्रोच कैसे किया जाता है। श्रम और शरीर दोनों वुमेन के एक्सप्लॉइटेड है। श्रम का मतलब लेबर, शरीर का मतलब बॉडी। ये कितना बढ़िया सा एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेनेशन है यार। हम करते क्या है, ये ऐसी ऐसी लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, उस मोमेंट पे इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन 1.5 दिन के बाद में हमें वो लाइन रिकलेक्ट ही नहीं होती। ऐसे नोवल पॉइंट, चाहे वो थिंकर से आ रहे हो, अप्रोच से आ रहे हो, या करंट से आ रहे हो, लिख के रखो। इनफैक्ट आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, आपको नहीं लगता कभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आए तो रेदर देन वर्ड राइटिंग वर्ड इंक्लूसिव, आपको सबका साथ यूज करना चाहिए। ऐसा ही एक और स्टेटमेंट देता हूं, जस्ट क्लिक्ड इन माइंड, वुमेन के ऊपर ही है। ऑल वुमेन्स आर वर्किंग वुमेन्स, द डिफरेंस इज सम आर पेड सम आर नॉट। ये स्टेटमेंट लिख के रख लो ना। If you just keep this statement written when you're revising, this will help you to put this novel content. आपके बॉडी, आपके इंट्रो और कंक्लूजन स्पेसिफिकली ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे, और एक बार जब वो चीजें स्ट्रांग हो जाए तो एग्जामिनर को इंप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। टेक्निकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी इज दोज सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज, सिंगल लाइनर्स, वन लाइनर्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, उनकी एक अलग से नोट्स बनाओ, जो आप हर डे सिर्फ रीड करोगे, स्टडी नहीं करोगे, आप जस्ट ग्लैंस मारोगे खाने खाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, या कहीं आते जाते वक्त, ताकि वो चीजें माइंड में फिट हो जाए। और वो जब आंसर राइटिंग करो तो जब, क्योंकि ऑफन पढ़ी हुई रहती है, तो माइंड सीधा बैंक करता है आपको कि ये पॉइंट लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो द थर्ड पॉइंट विच आई मेंट वाज focus on novelty. Thinkers are important, but thinkers itself will not give you marks. Novelty has to be there. और इन thinkers पे भी मेरा एक थंब रूल है, जो सोशियोलॉजी में 6 thinkers mentioned है, उनको ज्यादा मत यूज करो, दूसरे thinkers को ज्यादा यूज करो। इनफैक्ट टेक्निकली इन द कोर्स विच विल स्टार्ट, I'll give you the list of all the thinkers. I'll give you the quotation of all these thinkers. वो often revise करनी है आपको, जिससे आपका ये novel content बहुत अच्छे से आ जाए। And the last point which you should keep as far as sociology in mind is proper integration. इंटीग्रेशन का क्या मतलब है सर? इंटीग्रेशन का मेरा मतलब यह है कि पेपर 1 में, पेपर 1 पेपर 2 में आना चाहिए, और पेपर 2 पेपर 1 में आना चाहिए। प्लस इंटीग्रेशन यहां स्टॉप नहीं होता है, हर क्वेश्चन के अंदर आपके करंट डायमेंशंस आने चाहिए। एवरी क्वेश्चन शुड टेक्निकली हैव दोस करंट डायमेंशंस। अभी थोड़े दिन पहले हेडलाइन आया था टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मिंट, कि सुइसाइड रेट इंडिया में क्या है। अगर किसी ने सोशो पढ़ा है तो उसका 2-5 पॉइंट लिख के रख लिया, और ताकि यूज करें कि डरखाइम के ऊपर कभी यूज किया जा सकता है। फैमिली के ऊपर वर्क फ्रॉम होम पे काफी टाइम से डिटेल्स आ रही है। इस साल यूपीएससी ने पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में पूछ भी लिया। अगर ऐसा ही पॉइंट अगर लिखा हुआ होता तो यू कैन एक्चुअली यूज इट अप। हैव द करंट डायमेंशंस। ये करंट डायमेंशंस कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? जब किसी चीज का रेलेवेंस आपको पूछा जाता है। लेट्स अज्यूम मैक्स वेबर्स थियरी की रेलेवेंस क्या है, पार्सोनियन थियरी की रेलेवेंस क्या है। यहां पे करंट डायमेंशन से आप रेलेवेंस बहुत अच्छे से बता सकते हो, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग द करंट देयर, योर आंसर ओनली हैज स्टोरीज एंड नॉट द कंटेंट। सो टेक्निकली आपके हर क्वेश्चन के अंदर 19 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1, 19 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 एज पर द एग्जिस्टिंग पैटर्न्स। राइट नाउ विल सी ऑन 25th के पैटर्न चेंज होता है कि नहीं। अगर ये पैटर्न पे लूं तो मेरे पास हर क्वेश्चन के अंदर करंट, और पेपर 1 में हर क्वेश्चन में एक पेपर 2 का स्कॉलर और एक करंट डायमेंशन। सेम थिंग इन पेपर 2 के एक पेपर 1 का स्कॉलर और एक करंट डायमेंशंस। और इनफैक्ट इसी तरीके से हम हर टॉपिक कवर करेंगे। इनफैक्ट आई बेट
3 दिन पहले बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी क्लासेस लेने के बेसिक्स में क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट्स, कल्चर, थियोटिकल अप्रोचेस, फंक्शनलिज्म, पॉजिटिविज्म, सारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे पहले 3 दिन में हम। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से सीक्वेंस वाइज यूज करूंगा, जो जो टॉपिक की है उसको अंडरलाइन करते रहना, एक भी सब टॉपिक नहीं छूटेगा सिलेबस का इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड as far as the note sufficiency is concerned, I'll see you on 25th as well, where I'll discuss the entire paper of sociology and show you how the content and the points which I made here would largely remain relevant. So technically, if you see, you would have to include thinkers, their viewpoints, the current aspects and maintain novelty. But इन सब चीजों को करने के लिए जो सबसे important point ये है, इस चीज को मत भूलना। If you start doing it from the day 1, you largely take your sociology to those notch of 300 plus marks. And till the time you largely do this, it would technically not possible for you to largely, bring that novelty. And until unless the novelty is there, the 300 plus at the best remains a utopian dream, not an empirical realities. I hope in this video, if you just follow it, and I'm saying you this, 3 महीने फॉलो मत करो, महीने भर भी फॉलो मत करो यार, अगले 1 हफ्ते जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, एंड यू विल रियलाइज कि ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू गिव यू मैजिकल रिजल्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट डे से राइट करना स्टार्ट करो। सोशियोलॉजी में विदाउट राइटिंग यू स्टैंड नोवेयर। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मैंने इतना कंटेंट पढ़ लिया है तो आज ही जाके आंसर लिखे और पता चलेगा कि आधा से ज़्यादा कंटेंट उसे याद भी नहीं है, और अगर है तो वो यूज़ नहीं कर पाया। आंसर लिखने के बाद में अगर आपको पता चले कि अभी ये कर सकता था, ये कर सकता था, अभी वो कर सकता था, डजंट मैटर, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यू वुड हैव लॉस्ट योर 1 प्रीशियस ईयर अगेन। और अगेन होता ये है, फियर के कारण हम राइटिंग कभी डेवलप नहीं करना चाहते हैं। क्यों? हमें खाना पसंद है बट हमें रिप्रोड्यूस करना पसंद नहीं है। तो टेक्निकली चेंज द वेरी फोकस, रीड पे नहीं, आप राइट और एनालिसिस पे फोकस करो। चेंज द वे यू स्टडी। टेक्निकली यू पीपल आर सो इंटेलिजेंट एंड सो डेवलप्ड, यू डू नॉट रिक्वायर एनी क्लासेस एज सच। व्हाट एट द बेस्ट इन माई पर्सनल व्यू पॉइंट द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स रिक्वायर इज हाउ टू स्टडी rather than what to study। बट आप लोगों का फोकस होता है what to study, how to study पे कोई फोकस ही नहीं कर पाता है। थैंक यू सो मच, फॉलो दिस, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।